एजेंडा में आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू में जो तनातनी लगातार बरकरार है और आसार ऐसे लग रहे हैं कि एनडीए बिखर भी सकता है। मेरे साथ तीन वरिष्ठ नेता बीजेपी के उदय सिंह, जेडीयू के अली अनवर साहब और आरजेडी के रामकृपाल यादव, साथ ही साथ न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला भी। प्रभु, जो ये बिखराव के आसार दिख रहे हैं, क्या इसमें अब थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा भी एक सच्चाई के तौर पर उभर कर आता दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि जेडीयू इस वक्त ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से भी सीधा संपर्क साधे हुए। बिल्कुल, जो आज केसी त्यागी ने कलकत्ता में किया, चाहे वो सिंबलिज्म कह सकते हैं आप उसको, परंतु ये लगता जरूर है कि दोनों नेशनल पार्टी मिलकर के शायद 300 सीटें नहीं लगेंगी, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो उन 300 अगर सीटें कमाई रहती है तो 250 सीटें थर्ड फ्रंट के पास आएंगी, जिसमें अलग अलग किस्म के लोग हैं, लेफ्ट के लोग भी हैं, ये भी हैं। उसमें एक्सेप्टेबल कैंडिडेट कौन होगा, चाहे उनको कांग्रेस समर्थन दे, चाहे बीजेपी पे लो समर्थन, ये बाद में तय होगा। परंतु सवाल ये बात का जो पहले आपने इश्यू है, थर्ड फ्रंट मर्ज होने की पॉसिबिलिटी अब ज्यादा हो गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वैसे सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उनके सब चीजें कहने के बाद भी जो कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबिलिटी एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में है, जिसको बाकी सेक्युलर पार्टियां जो इग्नोर नहीं कर सकती। और दूसरा, उनका निजी स्वभाव ऐसा है जिसकी वजह से लोग उनसे कंफर्टेबल डायलॉग भी नहीं कर सकते। मेरे को लगता नहीं है कि उनसे बातचीत करने में आसानी होगी। तो राष्ट्र का नेता कैसा होना चाहिए? थर्ड फ्रंट के जितने भी नेता हैं, बहुत सीनियर राजनीतिक नेता हैं, उनके सामने मोदी शायद अच्छा काम कर रहे हों, परंतु को लगता है कि मोदी जब तक उनसे बात नहीं करे आगे निकल करके, जिम्मेवारी अब मोदी की है कि अगर वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं तो बाकी दलों के साथ के अंदर भी उनको डायलॉग खोलने की कुछ प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। काफी कैंपेन करने से या अमित शाह जैसे लोगों को आगे लगाने से कहीं सरकार नहीं बनती है। इसलिए थर्ड फ्रंट बनने के चांसेस अब कुछ ज्यादा हो गए हैं कि उनकी एक ही आइडियोलॉजी है थर्ड फ्रंट लोगों की, वो एंटी कांग्रेस भी है, एंटी बीजेपी है, उस धड़े पर सारे के सारे इकट्ठे हो सकते हैं। बिल्कुल, एनडीए प्लस की जगह एनडीए माइनस होता दिख रहा है और थर्ड फ्रंट भी एक सच्चाई के तौर पर उभरता दिख रहा है। क्या आप थर्ड फ्रंट बनाएंगे अली अनवर साहब? आप बात कर रहे हैं अब ममता बनर्जी से भी, नवीन पटनायक से भी। देखिए चौधरी साहब, हम लोग समाजवादी धारा के हैं और हम लोगों के एक नेता किशन पटनायक जी थे, उन्होंने एक किताब लिखी, विकल्पहीन नहीं है दुनिया। तो विकल्प हैं, सारे विकल्प हैं हम लोगों के सामने। मतलब तीसरा मोर्चा बनाएंगे आप? देखिए, अभी तो जिस मोर्चे में है अभी उस पर हम तय करने वाले हैं। उस पर तय करने के बाद आगे की बात। किशन पटनायक ने कोई मोर्चे सब कोई तर्क जो लिखे थे, उन्होंने कुछ सोल्यूशन नहीं दिया था उन्होंने कोई। नहीं, पर मैं प्रभु जो आप बात कर रहे हैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो केसी त्यागी को ऐसे ही थोड़ा भेज दिया आपने अनवर साहब ममता दी से बात करने के लिए? कोई माछेर झोल थोड़ा खाने गए थे वहां पर? हमने कहा कि सारे विकल्प खुले हुए हैं और सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम लोग तो आपसे भी बात करना चाहते हैं कि क्या किया जाए, नई जो परिस्थिति पैदा हुई है। उदय जी, एनडीए के लिए, खास बीजेपी के लिए जो बात, आप एनडीए प्लस का एक सपना देख रहे थे, यहां एनडीए माइनस होता दिख रहा है क्या? आपके पोटेंशियल एलाइज भी शायद नरेंद्र मोदी के चलते आपके साथ नजदीकी दिखाने लायक सूरत में ना हो, इस ओर साफ प्रभु चावला भी इशारा कर रहे हैं। संदीप जी, प्रभु चावला जी गलत साबित होंगे, समय आने दीजिए। मोदी जी किस तरह लोगों से बात करते हैं और क्या करते हैं ये सामने आ जाएगा। रह गई बात एनडीए माइनस की, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि एनडीए माइनस ना हो, एनडीए प्लस जरूर होगा। रह गई थर्ड फ्रंट की बात, तो मैं बता दूं कि देश के लोग देख चुके हैं कि ऐसे विकल्पों का क्या नतीजा होता है। और आज नहीं, आप अपनी हालत देखिए ना उदय बाबू। आपके पास 18-20 घटक होते थे 2004 में, 2013 में, अब कितने रह गए जो देश को आगे ले ही ना जा सके। इसलिए ये थर्ड फ्रंट का सपना रह जाएगा और जरूर एक एनडीए की सरकार बनेगी और मैं मानता हूं कि जेडीयू भी उसमें रहे तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, अभी बीजेपी की हालत क्या है? प्रभु भी 3 उंगलियां उठा रहे थे वहां पर। अगर जेडीयू आपसे हट जाता है, आपके पास बचेगा कौन? शिवसेना बचती है, शिरोमणि अकाली दल बचता है, और चौटाला अगर आप जोड़ना चाहें या फिर कुलदीप बिश्नोई, जो भी होता है हरियाणा में एक वो। प्रभु जी उसके आगे 2 अभी लगाएंगे थोड़े दिन के बाद। वो भी आप देखेंगे कि अभी 3 है, दूसरी उंगली से 2 लगेंगे, 23 होंगे।
इसको कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। उदय भाई, सरकार बनाने में कहीं कई तरह की दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी। देश की जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, वो बनेगी। उदय भाई, आपके 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, पर जितने धड़े आपकी पार्टी में उतने नेता नहीं, उतनी पार्टियां नहीं है आपके साथ। सवाल यही, कौन सा धड़ा, कौन सा एलआई लाएगा, अभी उसके बारे में फैसला करना पड़ेगा ना आपको। एक नेता का धड़ा तो आपसे टूट रहा है बिहार के अंदर, जिनकी दोस्ती भी होता है आपसे। प्रभु भाई, क्या दिक्कत है? थोड़ी दिन की तो बात है। नेताओं, हर आदमी के नेता का, अरे 8-10 महीने की बात है। देखिएगा, आइएगा राष्ट्रपति भवन, उस देखिएगा क्या भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होता है बीजेपी की अगुवाई में। 10 बार शपथ ग्रहण में गया हूँ, 10 बार पहले भी गया हूँ, 11वीं बार भी जाऊंगा, ऐसी बात नहीं, जरूर जाऊंगा। जी, रामकृपाल जी, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, रामकृपाल जी, ये तीसरे मोर्चा एक मृग तृष्णा है, सपना है या हकीकत है? जी हाँ, बिल्कुल ये सपना है, और देश की जनता कभी भी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कोई मोर्चा नहीं देखना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सरकार देखना चाहती है, वो देखेगी। रामकृपाल जी, क्या ये मृग तृष्णा है, ये तीसरा मोर्चा, या ये हकीकत में तब्दील हो सकता है अब जो मौजूदा परिस्थिति है? रामकृपाल जी, आप ही से सवाल है ये। जी, मैं कुछ पूछा आपने, मेरी आवाज, आपकी आवाज मेरा सवाल ये है, ये तीसरा मोर्चा हकीकत अब आपको बनता दिख रहा है या ये मृग तृष्णा है? देखिए, बिल्कुल मैं स्पष्ट कहूंगा, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि तीसरा मोर्चा का सपना कहीं दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। विगत 1 साल से प्रयास किया जा रहा है, कुछ थर्ड फ्रंट के ख्वाब लोग देख रहे हैं, मगर चूंकि इतने ज्यादा नेता हैं उसमें और सब लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो जब इतने नेता, इतने एक ही प्रधानमंत्री का पद है, तो मैं नहीं समझता कि कोई अभी तक प्रयास के बावजूद भी कोई इसका नतीजा निकला है, और आगे भी प्रयास के बाद कोई नतीजा निकलेगा। देश में 2 ही ताकत जुटेगी एक साथ, एक जो एनडीए, जो सो कॉल्ड एनडीए है, दूसरा यूपीए है जिसको भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, एक को कांग्रेस लीड कर रही है। ये दोनों ध्रुवीकरण होंगे। सेकुलर ताकतें एनडीए, सेकुलर ताकतें यूपीए के साथ रहेगी और एनडीए के साथ कम्युनल ताकत, यानी कि आरजेडी हमेशा कांग्रेस के हाथ तले रहेगी, सीधी लड़ाई होगी। आरजेडी हमेशा कांग्रेस के हाथ तले रहेगी। आप नहीं, आप तीसरे मोर्चे में कतई आपका कोई लेना देना नहीं। सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए हमेशा यह प्रयास किया है, आगे भी करेंगे। हम कॉमनल ताकत को कभी नहीं आगे बढ़ने देंगे, चाहे इसके लिए जितनी भी कुर्बानी देना पड़े, जितना भी त्याग देना नहीं। तीसरा मोर्चा जो बनेगा वो भी तो खुद को सेकुलर कहने वाले लोग हैं ना। इनको तो कभी टॉयलेट कर ही नहीं सकते देश की जनता। वैसे उदय बाबू संदीप लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, देखते रहे, मगर कभी राष्ट्रपति भवन में ना आडवाणी जी जा सके और ना नरेंद्र मोदी जाएंगे। संदीप जी, मैं रामकृपाल जी को कहना चाह रहा हूं कि हम लोग भी नहीं चाहते कि कोई कम्युनल फोर्स की सरकार बने। बीजेपी से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष दल कोई है नहीं, और इसी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। देश को कहां बर्बादी के कगार पर ले गए, कहां से कहां उठाकर ले गए देश को, ये सब लोग जानता है। आडवाणी जी का सपना पूरा नहीं हुआ और न मोदी जी का सपना पूरा होगा। आडवाणी जी, मोदी जी मिलकर के भी अपना सपना नहीं पूरा हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट नहीं बनेगी, बिल्कुल तय मान के चलिए। देश की जनता कभी इजाजत नहीं देगी। जिस गुजरात 2014 में फिर बात करने करेंगे का काम किया, बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने का काम किया, देश को कलंकित करने का काम किया, इस देश को कलंकित करने वाली जो ताकतें हैं उसको कभी भी भारत की जनता बर्दाश्त न की है, न आगे करने का काम करेगी। रामकृपाल जी, आपके नेता हैं लालू प्रसाद यादव, रामकृपाल बाबू आपके नेता हैं लालू प्रसाद यादव, क्या वो सपना संजोए नहीं बैठे हैं कि उनका भी नंबर लग जाए प्रधानमंत्री बनने का? या आप कांग्रेस के ही नीचे खुश है? कांग्रेस जब इस्तेमाल करना चाहती है कर लेती है, जब आपको बाहर रखना चाहती है बाहर बिठा देती है। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बताता हूं कि प्रधानमंत्री का ख्वाब कभी लालू जी देखा नहीं, न देख रहे हैं। हम ये जरूर चाहते हैं कि देश में सेकुलर ताकत मजबूत हो, उसके लिए हम लोगों ने त्याग किया है, तपस्या किया है, कांग्रेस को समर्थन दिया है। आगे भी सेकुलर ताकत मजबूत हो, नरेंद्र मोदी जैसा सत्ता में व्यक्ति ना आवे, उसके लिए हम जितना भी त्याग करना पड़ेगा करेंगे, और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को रोकने में अहम भूमिका पहले भी अदा किया है और आज भी करेंगे। आप और जेडीयू तो एक राह पर हो गए, फिर बीजेपी, फिर आरजेडी और जेडीयू एक राह पर हो गए। उदय जी, मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा।
रामकृपाल बाबू से। ये जदयू और भाजपा दोनों मित्र हैं और 11-12 साल तक सत्ता का स्वाद लिए हैं। न सेकुलर भारतीय जनता पार्टी है, न सेकुलर जदयू है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जितना दोषी नरेंद्र मोदी जी होते हैं, उससे कम दोषी जदयू के लोग नहीं हैं। दोनों ने मिलकर इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। आप नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में, अडवाणी जी जब यूपी में यूपी के बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने में जो अहम भूमिका अदा करने का काम किया है, उसको सब लोगों ने देखा है और ये दोनों मिलकर करने का काम किया है। प्रभु, मैं आपसे जितना दोषी नरेंद्र मोदी हैं, लड़ते थे, उससे कम दोषी वहां से पेट भर के हमारे मुसलमान भाई गुजरात जाते हैं। गुजरात से आपने नहीं देखा होगा किसी मुसलमान को यहाँ आते हुए। दोनों जरा इस बात पे गौर कीजिए, जमीनी हकीकत देखिए। जमीनी हकीकत से दूर भागने से काम नहीं चलेगा। हकीकत तो आप देखिए, आपके क्षेत्र के लोग जाते हैं गुजरात, उदय बाबू वहाँ के हमारे मुसलमान भाई रो रहे थे, एक अच्छी जिंदगी बसर करने से रो रहे थे, धर्मनिरपेक्ष और संप्रदाय की बातें करते हैं। कितने दिन ठगेंगे लोगों को, नहीं ठगाएंगे हम लोग आगे। इसके तानाशाही हो चुका, समय पूरा हो गया आप लोगों का। करने जिनकी दुहाई देना चाहते हैं वो कर ले, आप ही की बात नहीं बनेगी, सब सहयोगी साथी मिलकर बात नहीं बनेगी, खत्म हो गई बात। बर्बाद करने का काम किया है। अब हमारे देश के मुसलमान भाई हों, हिंदू भाई हों, सब समझ रहे हैं सच्चाई क्या है। मैं यहाँ पर अब आखिरी एक सवाल, रामकृपाल बाबू, उदय जी, आखिरी सवाल मैं प्रभु से पूछना चाहूंगा। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु, आखिरी सवाल आपसे। आप भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन आपका तजुर्बा इतना लंबा है, इसलिए ये सवाल मैं आखिर में आपसे पूछ रहा हूं। क्या बीजेपी और जेडीयू अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे अभी तत्काल, या इसमें भी कुछ वक्त लग सकता है? आज लालकृष्ण आडवाणी ने शरद यादव और नीतीश कुमार दोनों से बात भी की है। देखो, डाइवोर्स के पेपर तो टाइप हो चुके हैं। उसके लिए मजिस्ट्रेट कई बार चांस देता है कि दोनों को आप एक महीना बात कर, नहीं 6 महीने तक का भी दे देते हैं वो तो मजिस्ट्रेट की 6 महीने देखिए। नहीं 6 महीने, मतलब वही कह रहा हूं, पर डाइवोर्स के पेपर टाइप हो चुके हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार का भी वहां पर अलग होना जरूरी है, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी इतनी कम हो गई है वहां पर, कि जितनी एरोगेंस की बात उनकी सरकार के बारे में होती है कि नीतीश कुमार वो समाजवादी नेता नहीं रहे जो सबसे प्यार से बात करते थे। उनके अपनी मंत्रियों की परफॉर्मेंस बहुत खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो नीतीश कुमार का अगर वहां नुकसान हो रहा है, नीतीश भी चाहते हैं कोई एक डाइवर्ट किया जाए इश्यू को, परफॉर्मेंस से आप सेकुलरिज्म की तरफ लेके आएंगे तो हो सकता है कुछ अपनी कुर्सी। ये तो नीतीश की रणनीति हो गई प्रभु। लेकिन बीजेपी की बात करें, बीजेपी के भी लोगों से आप लगातार संपर्क साधते हैं। बीजेपी भी पल्ला छुड़ाने के लिए तैयार है क्या प्रभु? बीजेपी के लोग वो पल्ला छुड़ाने के लिए तैयार है क्या? जो है वहां पर जो नहीं, बीजेपी के ज्यादातर पल्ला छुड़ाने के तैयार है, क्योंकि पोलराइजेशन अगर नहीं होगा और उनके मिनिस्टरों की परफॉर्मेंस अच्छी है तो इस वक्त बीजेपी और लालू के बीच में झगड़ा होगा, ना कि नीतीश कुमार और लालू के बीच में होगा। और लालू जी की परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबिलिटी अब ज्यादा है पहले से मामले में। जैसे इंदिरा गांधी मिसेज इमरजेंसी के बाद 2.5 साल में वापस आ गई थी, उसी तरीके से लगता है लालू की पॉपुलैरिटी इस वक्त नीतीश के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अल्टीमेटली झगड़ा बीजेपी और लालू के बीच में होने वाला है। चलिए, आपने रामकृपाल बाबू को मुस्कुराने का एक और मौका दे दिया। और रामकृपाल बाबू और उदय जी, अगर आप लोगों के बीच में टक्कर होने वाली है, हम और आपको लगातार बुलाते रहेंगे और स्टूडियो में आप हमारे एजेंडा और मुद्दा कार्यक्रम में एक दूसरे से लगता है आने वाले दिनों में थोड़े और झगड़ते दिखाई देंगे। टिका जाएंगे, जदयू भाजपा कहीं टिकेगी ही नहीं। जनता ने इनको चित से उतार दिया। चलिए, ये चलता रहेगा, ये दौर चलता रहेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और IBN खबर.com पर हमने एजेंडा